हेलो स्टूडेंट, आज 23 अक्टूबर 2020 को हमारा आज का सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस मीन्स जीएसटी। ठीक है, तो इसमें हम रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन ऑफ डीलर अंडर जीएसटी। ठीक है, कि जीएसटी टैक्स रेजिम में रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन, इसकी रिक्वायरमेंट, पर्सन्स लाइबल फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पर्सन्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सारे आपको बता दिए थे मैंने। आज हमारा एक न्यू टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको जीएसटीएन भी कहते हैं। ठीक है, जीएसटीआईएन भी कहते हैं, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो देखो बेटा, बिफोर जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड, तो कह रहा है जब जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से पहले ऑल डीलर्स रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट वैट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से पहले ऑल डीलर्स रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट वैट लॉ वर असाइंड अ यूनिक TIN का मतलब टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, कह रहा है जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से पहले जब हर एक स्टेट लेवल पे वैट के रूल, वैट लॉ यहाँ पे लागू हो रखा था, उस टाइम पे वैट के टाइम पे जो टैक्स अथॉरिटीज़ थी, स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स ऑफिसर जो थे, उन्होंने क्या किया हुआ था कि हर एक रजिस्टर्ड डीलर को TIN का मतलब टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ था। सिमिलरली सर्विस प्रोवाइडर्स, और जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड करते थे उनको सर्विस प्रोवाइडर बोला गया है। सर्विस प्रोवाइडर्स वर असाइंड अ सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ठीक है, तो देखो जीएसटी इम्प्लीमेंट होने से पहले वैट लगता था और एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सेंट्रल ड्यूटी लगती थी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी लगती थी। तो जो पर्सन सर्विस को प्रोवाइड करते थे उनको सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था और उनको सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम का बोर्ड ये वाली रजिस्ट्रेशन का नंबर इनको देता था। तो अंडर द जीएसटी रेजिम ऑल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स आर कंसोलिडेटेड इनटू वन सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर कंप्लायंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस एंड आर रजिस्टर्ड अंडर द सिंगल अथॉरिटी। तो कहते हैं जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया तो इसके स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि जितने भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर थे उनको वन सिंगल प्लेटफॉर्म पे इनको कंसोलिडेट कर दिया गया। ठीक है, और इनको एक सिंगल अथॉरिटी के द्वारा रजिस्टर्ड कर दिया गया। ऑल ऑफ दीज बिजनेसेस आर असाइंड अ यूनिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इन सारे के सारे बिजनेसेस को जिनको कि कंसोलिडेट कर दिया गया था उनको एक यूनिक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद जो जीएसटीएन पोर्टल है वो प्रोवाइड करता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर टू ईच पर्सन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटीआईएन इज 15 डिजिट। देखो 15 डिजिट होते हैं, इसके अल्फा न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये, मतलब इसमें अल्फाबेटिकल्स भी होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक डिजिट्स भी होती हैं। विच इज अलॉटेड टू ईच एप्लीकेंट हु अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये हर एक उस पर्सन को दिया जाता है जिसने कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। द रजिस्ट्रेशन नंबर इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जीएसटीआईएन। ठीक है, तो इस पर 3 नंबर क्वेश्चन आता है बेटा आपका। द स्ट्रक्चर जीएसटीआईएन, देखो स्ट्रक्चर ऐसे होगा 22, सबसे पहले आगे 22 लिखा हुआ है, एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया इसने 22। तो 22 स्टेट कोड है, मतलब जिस स्टेट में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया है और यानी जिस स्टेट से उसको रजिस्ट्रेशन मिला है डीलर को, तो उसका स्टेट कोड ये होगा। ठीक है, पीछे स्टेट के एक स्टेट कोड्स की लिस्ट भी है। तो 22 नंबर पे जो
कोड है हमारा स्टेट कोड, वो यहाँ पे सबसे पहले 2 डिजिट वो ले लेंगे। फिर पीछे वाले डिजिट जो हैं वो हमारे पैन नंबर का डिजिट होता है, ये 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, 10 डिजिट्स क्या होते हैं, ये परमानेंट अकाउंट नंबर है, ये पैन नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट 11th नंबर का जो नंबर है, इसमें 1 दे रखा है, तो ये एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन स्टेट। ठीक है बेटा, तो जो ये 11th नंबर पे हमारा नंबर है, 11th नंबर के डिजिट है वो 1 है, तो ये एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट, तो ये उस स्टेट में सेम पैन नंबर होल्डर वाले उस पर्सन की एंटिटी का नंबर होगा। ठीक है, फिर है जेड, ये अल्फ़ाबेट जेड है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको रखा जाता है। और लास्ट जो डिजिट है हमारी वो चेक सम डिजिट, यहाँ पे सारे डिजिट्स का सम आएगा, जैसे 2 + 2 + 0 0 0 0 + 1, ये सारे के सारे मिलके 5 होगा, मतलब डिजिट्स का यहाँ पे सम है। ये समझ गई मेरी बात को? तो देखो, जीएसटी नंबर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द पैन नंबर एंड स्टेट कोड। तो जो जीएसटी नंबर है वो परमानेंटली आप देख रहे हो, उसमें सबसे पहले स्टेट कोड आता है, उसके बाद पैन नंबर आता है, ठीक है, और एंटिटी का नंबर आ जाता है, और ये जेड तो है बाय डिफ़ॉल्ट रखा है यहाँ पे, और जितने भी डिजिट्स हैं उन सबका टोटल आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो फर्स्ट 2 डिजिट देखो, इसने लिखा है फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट्स द स्टेट कोड एंड अनदर 10 डिजिट रिप्रेजेंट द पैन नंबर of the client, 1 digit represent the entity code और 1 digit is blank and blank है, देखो यहाँ पे Z की जगह पे blank होगा, and last one is represent check digit। इसको हम चेक करते हैं, डिजिट्स का जितने भी यहाँ पे नंबर हैं, डिजिट्स हैं, उनका यहाँ पे सम होता है। ठीक है बेटा, तो देखो जैसे फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर विल रिप्रेजेंट द स्टेट कोड एज पर इंडियन सेंसस 2011। द स्टेट कोड्स आर, फर्स्ट है देखो 01 जम्मू कश्मीर का है, 02 हिमाचल प्रदेश का है, 03 पंजाब का है, 04 चंडीगढ़ का है, ठीक है, 05 उत्तराखंड का है, 06 हरियाणा का है, 07 दिल्ली का है, 08 राजस्थान का है, 09 यूपी का, और 10 बिहार का, 11 सिक्किम, 12 अरुणाचल प्रदेश, 13 नागालैंड, 14 मणिपुर, 15 मिजोरम, 16 त्रिपुरा, 17 मेघालय, 18 असम, 19 वेस्ट बंगाल, 20 झारखंड, 21 उड़ीसा, 22 छत्तीसगढ़, मतलब जो अभी हमने कोड देखा है वो छत्तीसगढ़ का है, 23 एमपी मतलब मध्य प्रदेश, 24 गुजरात, और 25 दमन एंड दीव, 26 दादर एंड नगर हवेली, 27 महाराष्ट्र, 28 आंध्र प्रदेश, 29 नंबर का कोड है कर्नाटका, 30 नंबर का है गोवा, 31 लक्षद्वीप, 32 केरला, 33 तमिलनाडु, 34 पुदुचेरी एंड 35 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो टोटल 35 हो गई। ठीक है, तो द नेक्स्ट 10 डिजिट विल बी द पैन नंबर, ये आपको बताई है। नेक्स्ट डिजिट इंडिकेट द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ बिजनेस एंटिटी हैज विद इन स्टेट फॉर द सेम पैन। ठीक है, और द 14 डिजिट हैज बीन लेफ्ट ब्लैंक फॉर फ्यूचर यूज एंड करेंटली हैज नो यूज, सो देयर विल बी जेड बाय डिफॉल्ट। मतलब जो 14 नंबर का जो डिजिट है वो इन्होंने जीएसटी के काउंसिल वगैरह ने इन्होंने क्या किया, उसको ब्लैंक रखा है फ्यूचर यूज के लिए, और करंटली अभी उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए बाय डिफॉल्ट जेड रख दिया है। द लास्ट डिजिट विल बी फॉर चेक कोड, इट मे बी एन अल्फाबेट और अ नंबर, इट विल बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, मतलब एरर्स की डिटेक्शन के लिए लास्ट जो सम है वो होता है। तो सेलिएंट फीचर देखो बेटा, रजिस्ट्रेशन के फीचर देखो, एंड डीलर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट इज रिक्वायर्ड टू टेक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो कह रहा है इस एक्ट के अंडर में जो कोई भी डीलर है वो अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा सकता है अगर उसने अपनी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। द डेट ऑन विच टैक्स पेयर सबमिट एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी ट्रीटेड एज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिस डेट को उस पर्सन ने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है यानी अप्लाई कर दिया है, उसी डेट से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाएगा। इन अदर वर्ड द पर्सन शैल बी अज्यूम्ड एज रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम द
डेट ऑफ एप्लीकेशन इवन इफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इश्यूड ऑन द लेटर डेट। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट तो चाहे कभी भी मिल जाए, लेकिन इफेक्टिव डेट कहाँ से मानी जाएगी, जिस डेट से उसने अप्लाई कर लिया है। ठीक है बेटा, फिर है द पर्सन कैन टेक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट even prior to crossing the threshold limit provided that he does not opt for compounding scheme। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एक जो पर्सन है वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के भी ले सकता है जीएसटी के अंडर में, एंड इज और वो अगर उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो भी उसको आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिल जाएगा। There will be a higher threshold limit for persons opting for compounding scheme and hence can opt to pay tax at a specified percentage of the turnover, but such persons are not eligible for input tax credit। ठीक है, तो कहता है कि अगर एक पर्सन जिसके पास थ्रेशोल्ड लिमिट से हाइयर है, यानी कि 20 लाख क्रॉस कर रही है, फिर भी वो जो है कंपाउंडेड स्कीम को यानी कंपोजिशन स्कीम को चूज कर रहा है, तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन वहाँ पे उसको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं क्लेम कर सकता। परमानेंट नंबर बहुत जरूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए। वन सिंगल एप्लीकेशन कैन बी मेड टू बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट टैक्स अथॉरिटीज, और वो एक सिंगल एप्लीकेशन के बेस पर ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से ही एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन नंबर उसको एक ही मिलेगा। एप्लीकेशन टू बी फिल्ड विद इन 30 days आफ्टर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो जिस डेट से उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाती है 20 लाख को या 10 लाख को, तो उसी दिन के 30 दिन के अंदर अंदर उसको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। If a person is having businesses more than one state, he must get himself registered in every state of business। तो कहता है कि अगर एक पर्सन जिसके एक से ज़्यादा स्टेट में उसका बिजनेस है, मतलब इंटर स्टेट बिजनेस है, तो उसको भी हर एक स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, फिर है अप्रूवल फॉर द एप्लीकेशन विद इन 3 वर्किंग डेज, और 3 वर्किंग डेज में अप्लाई करने के 3 वर्किंग डेज में उसका अप्रूवल आ जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो। Within a PAN, separate registration for separate business verticals within a state is possible with respect to certain condition। ठीक है, तो कहता है एक पैन के साथ, ठीक है, वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन सेपरेट बिजनेस के लिए भी ले सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस वहाँ पे लागू होती हैं। All business verticals separately registered will be considered as a single legal entity for the purpose of recovery of dues। तो कहता है जितने भी उसके बिजनेस वर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके लिए सेपरेट रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ठीक है, एज अ सिंगल लीगल एंटिटी के मान के, मतलब हर एक बिजनेस ब्रांच को, हर एक बिजनेस को अलग अलग स्टेट में या अलग अलग बिजनेस को एक लीगल एंटिटी माना जाएगा, अलग, यानी कि एक अलग कंपनी माना जाएगा और ड्यूज की रिकवरी के लिए। ठीक है, मतलब अगर एक पर्सन के एक साथ 4 बिजनेस चल रहे हैं तो उन चारों को अलग अलग कंपनी माना जाएगा, अलग अलग लीगल एंटिटी माना जाएगा। एप्लीकेशन शैल बी रजिस्टर्ड विदाउट गिविंग अ नोटिस टू शो कॉज एंड विदाउट गिविंग द पर्सन एज अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, उसके बाद कहता है अगर जो प्रॉपर ऑफिसर है, अगर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सर्टिफिकेट को एप्लीकेशन को वेरीफाई करते हुए अगर कोई प्रॉब्लम उसको लगती है तो वो बिना किसी प्रायर नोटिस के उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। नॉन रेजिडेंट पर्सन में बी जनरल ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एब्सेंस ऑफ पैन नंबर। वैसे तो देखो जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होते हैं, जो एनआरआई होते हैं, उनके लिए, उनको अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो उनके पास पैन नंबर होना चाहिए, लेकिन अगर पैन नंबर नहीं है तो अदर डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ गई। तो इस तरीके से जो हमारा रजिस्ट्रेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इफेक्टिव डेट आपको बता दी थी। इफेक्टिव डेट कब है रजिस्ट्रेशन की, कि जिस डेट को एप्लीकेंट ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो जो रजिस्ट्रेशन उसको अप्लाई करना पड़ेगा। इफेक्टिव डेट लेकिन फर्स्ट डेट से ही मानी जाएगी। समझ गए बेटा। तो कल मैंने आपको करवाना है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है।
और सभी बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ कि सभी बच्चों को मैं अब असाइनमेंट देने वाली हूँ। कल मैं सभी बच्चों के लिए ग्रुप में जो है मैसेज डाल दूँगी कि ये वाली असाइनमेंट्स आपने बनानी है, उसके बेस पर आपकी असेसमेंट लगाई जाएगी। तो सभी बच्चे जो है उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा।